अस्सलाम वालेकुम। अक्सर औकात हमारी क्लिनिक पर लोग इस प्रॉब्लम के साथ आते हैं कि उनको चीज़ें याद नहीं रहती या वो भूल जाते हैं, जिसकी वजह से उनकी डेली लाइफ, उनकी फैमिली, उनका कैरियर, उनकी पढ़ाई मुतासिर हो रही है। आने वाले मरीज़ या तो खुद आते हैं या फिर उनको उनके घर वाले लेकर आते हैं। इनमें कॉलेज यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले नौजवानों से लेकर रिटायर्ड ज़िंदगी गुजारने वाले बुज़ुर्ग शामिल होते हैं। अगर आपको याददाश्त यानी मेमोरी के मसाइल का सामना है, चाहे आपकी उम्र कुछ भी हो, तो ये वीडियो आपके लिए है। इसमें स्टेप बाय स्टेप दी गई मालूमात को जानना ना सिर्फ आपको अपने भूलने के मसले को समझने में मदद फराहम करेगा, बल्कि आप जान पाएंगे कि वाकई आपको भूलने की बीमारी है या ये वहम है। आपके लिए किसी किस्म के टेस्ट की ज़रूरत है भी कि नहीं। अगर आपको इलाज के लिए मेडिसिन दरकार होगी तो वो कौन सी मेडिसिन होगी। नाज़रीन, हमारा दिमाग जहाँ चीज़ों को याद रखता है वहाँ वो चीज़ों को भुला भी देता है। चीज़ों को भुला देना भी दिमाग का एक फंक्शन है। ये बात मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप ये समझ सकें कि भूलना हमेशा बीमारी नहीं होती, बल्कि ये दिमाग का एक नॉर्मल प्रोसेस भी हो सकता है। लेकिन अपने इस वीडियो में हम भूलने को एक बीमारी या मसले के तौर पर डिस्कस करेंगे। कौन सी मालूमात, कौन सी बातें हमें बेहतर तरीके से याद रहती हैं, इस चीज़ का इन्हिसार दो बातों पर है। एक अटेंशन यानी तवज्जो, दूसरा रिपीटेशन यानी दोहराना। हमें ड्रामे, फिल्में, किस्से इसलिए याद रहते हैं क्योंकि हम बहुत तवज्जो से उनको सुनते हैं और देखते हैं। ऐसे वाक़यात, चाहे उनका ताल्लुक़ हमारी अपनी ज़िंदगी से ही क्यों ना हो, जिसमें जज्बात शामिल हों। मसलन किसी ने कोई दुख दे दिया, धोखा दिया, खुशी दी, इनमें क्योंकि हमारी तवज्जो बहुत ज़्यादा शामिल होती है, इसलिए ये चीज़ें भी हमें ज़्यादा देर तक याद रहती हैं। जबकि दूसरी तरफ जब हम चीज़ों को बार बार डिस्कस करते हैं, बार बार दोहराते हैं, चाहे वो हमारा स्कूल कॉलेज का लेसन हो, हालात हाज़रा हो या कोई भी बात, तो वो भी बेहतर तरीके से हमें याद रहती है। याददाश्त की मद में ये दो बातें यानी अटेंशन और रिपीटेशन बताने का मकसद ये है कि इन दोनों की कमी की वजह से अक्सर लोग भूलने की शिकायत करते हैं। जब हमारे पास कोई मरीज़ याददाश्त के मसाइल के साथ आता है तो उसकी असेसमेंट में, एवेल्यूएशन में उनको हम 4 स्टेप से गुजारते हैं। पहला स्टेप, हम उसके इंटरव्यू से अंदाज़ा लगाते हैं कि कहीं उसे स्ट्रेस, एंजाइटी या डिप्रेशन वगैरह के मसाइल तो नहीं हैं, या वो किसी परेशानी का शिकार तो नहीं है जिसकी वजह से वो हर वक्त या ज़्यादा वक्त सोचता रहता है, जिसे हम ओवर थिंकिंग कहते हैं। इसके अलावा हम ये भी देखते हैं कि कहीं वो नींद की कमी का शिकार तो नहीं है, क्योंकि ये तमाम चीज़ें उसकी तवज्जो यानी अटेंशन को मुतासिर करती हैं। स्टेप नंबर 2, हमारे पास मुख्तलिफ टूल्स होते हैं, यानी दिमाग की याददाश्त और दूसरी सलाहियतों को देखने के लिए सवालात या ड्राइंग्स होती हैं, जिससे हम अंदाज़ा लगाते हैं कि इस मरीज़ का मसला हल्का है या संगीन, इसे कोई आम बीमारी है या कोई ख़ास बीमारी। जबकि तीसरे मरहले पे हम उनके कुछ ज़रूरी टेस्ट करवाते हैं, और इन टेस्टों का बुनियादी मकसद ये होता है कि अगर इनमें कोई ऐसे मसाइल आ जाएं जो कि काबिल इलाज होते हैं, अगर उनको दुरुस्त कर दिया जाए तो मरीज़ की याददाश्त के मसाइल सही हो जाते हैं। स्क्रीन पर आप एक लिस्ट नज़र आ रही है, उसमें 2 तरह के टेस्ट हैं, एक ब्लड टेस्ट और जबकि दूसरा ब्रेन इमेजिंग यानी दिमाग का CT या MRI। ब्लड टेस्ट यानी खून के अंदर हम खुसूसन विटामिन B12, फॉलिक एसिड और थायराइड के मसाइल को देखते हैं। इनकी कमी अगर पाई जाए तो उसे दवाई से पूरा किया जाता है, क्योंकि इन चीज़ों की कमी की वजह से मरीज़ों को याददाश्त के मसाइल का सामना करना पड़ सकता है। जबकि दिमाग के CT या MRI में हम खुसूसन 2 चीज़ों को देखते हैं। एक, कहीं दिमाग में खून तो नहीं इकट्ठा हो गया, जिसे हम सब ड्यूरल हेमाटोमा कहते हैं, या पानी तो ज़्यादा इकट्ठा नहीं हो गया, जिसे हम हाइड्रोसेफलस कहते हैं। क्योंकि ये दोनों चीज़ें भी काबिल इलाज हैं, अगर ये नज़र आ जाएं तो इनको करेक्ट कर दिया जाता है सर्जरी के ज़रिए, तो ऐसे मरीज़ की याददाश्त बेहतर हो जाती है। और इन तमाम चीज़ों के बाद आखिरी मरहला ये होता है कि हमने ये फ़ैसला करना होता है कि ये मरीज़ जो हमारे पास याददाश्त के मसाइल के साथ आया है, जिसके हमने टेस्ट वगैरह भी करवा लिया है, उसकी असेसमेंट भी करवा ली है, इसको हम किस कैटेगरी में रखें।
دیکھیں یادداشت کے مسائل کو ہم ڈیمنشیا کہتے ہیں. تو ڈیمنشیا کی ہمارے پاس دو کیٹیگریز ہیں. ایک وہ جو کہ قابل علاج ڈیمنشیا ہے جس کو ہم ٹریٹیبل ڈیمنشیا کہتے ہیں، جبکہ دوسرے وہ جو کہ ناقابل علاج جس کو نان ٹریٹیبل ڈیمنشیا کہتے ہیں. ہم نے مریض کے جو ٹیسٹ کروائے تھے اگر ان میں کوئی مسئلہ آ جائے اور آپ اس کو صحیح کر دیں تو اس کی وجہ سے ڈیمنشیا مریض کا بہتر ہو جائے تو اس کو ہم کہتے ہیں ٹریٹیبل ڈیمنشیا. اور یہ والا ٹریٹیبل ڈیمنشیا جو ہے یہ عموماً جوان اور درمیانی عمر کے لوگوں میں دیکھا جاتا ہے. لیکن اگر سارے ٹیسٹ ٹھیک آتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ یہ مریض نان ٹریٹیبل ڈیمنشیا کی کیٹیگری میں رکھنے جیسا ہے. اور اس کیٹیگری میں عموماً بڑی عمر کے لوگ جو کہ 60 سال یا اس سے زیادہ کی عمر کے لوگ آتے ہیں. اس میں 6-7 بیماریاں ہیں جس میں سب سے مشہور بیماری جس کا نام ہے الزائمر ڈیزیز. اچھا، ناقابل علاج ہونے کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اس مریض اور اس کی فیملی کو مایوس کر دیں کہ جائیں دعا کریں اس بیماری کا کوئی علاج نہیں. ایسا نہیں ہے، بلکہ اس کی دوائیاں بھی موجود ہیں جو کہ ساری عمر لینی پڑتی ہے، کیونکہ الزائمر ڈیزیز یا دیگر اسی کیٹیگری کی جو بیماریاں ہیں وہ ختم نہیں ہوتی بلکہ آہستہ آہستہ بڑھتی چلی جاتی ہیں باوجود علاج کے. تو ناظرین، ہم اس ویڈیو کو یہیں روکیں گے. اپنی اگلی ویڈیو میں یادداشت کے مسائل کے مزید پہلوؤں کا جائزہ لیں گے. اس وقت تک آپ اپنے پیاروں کا اور اس چینل کا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.